चिरैया समूह के सब दर्शकन का हमारी ओर से नमस्कार, प्रणाम, सलाम। जो लोग हमसे जुड़े हैं वो लोग थोड़ा ये बताओ कि सब ठीक ठाक चल रहा है, आवाज सही आ रही है। बाकी भारतेंदु मिश्र दद्दा के ये आदेश है कि कुछ बातचीत की जाए अवधि कहानी के संदर्भ में। अवधि कहानी के बहुत महत्वपूर्ण किताब जो है समकालीन अवधि कहानी के और उसकी परंपराओं पे कुछ जो है गद्य में के विकास का लेके बहुत महत्वपूर्ण काम जो है भारतेंदु दद्दा करीन है। और कथा कहानी नाम से एकाएक संकलन तैयार हुआ है। हमका लागत है कि आधुनिक अवधि कहानी के यो एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें परंपरा के अनुसार दो खंडन में यहाँ एक बांट दिन का है। एक तो परंपरा के कहानी है जो उन पुरानी जिसमें बड़ी लोग हैं, पुराने लोगन के हैं, पढ़ेश जी के कहानी, बंशीधर शुक्ल के कहानी। तो ये लोग हिमा है। पहली एक कहानी है मोहिनी जी के, तो वहां से शुरू की है कहानी में। तो एक संकलन तैयार किए तो इमा दो भाग मूलता है। एक तो परंपरावाद के कहानी जो मतलब पुराने समय के कहानी है कि पहले की अवधि कहानी की जो परंपरा है उसका रेखांकित करत है। दूसर जो समकालीन कथाकार हैं और वो कहानी लिख रहे हैं, उन कहानी कारण का इमा एक उनका प्रतिनिधि रूप याद रखा गया है। तो इस किताब पे और इस किताब में संकलित कहानी कारण पे और मूल रूप से जो यहाँ संकलित कहानी है उसके संदर्भ में यहाँ हम अपन बात कुछ रखब। तो अब ये बीच में यहाँ एक किताब हमका जब हाथ लगी कुछ समय पहले की बात है, तो किताब का हम पढ़ें और पढ़े के बाद का फिर इमा एक समीक्षा के तौर पर हम कुछ लिखे की कोशिश कियन कि वही पर जो है कुछ बातचीत की जाए। वो कहानी में यहाँ का है विश्लेषण वही का अपने हिसाब से हम करे कोशिश कियन। तो वो कहानी जो समीक्षा है कथा कहानी किताब के, वो एक प्रतिष्ठित पत्रिका है हिंदी के परिंदे उमा या जो है छपी है। तो परिंदे के अंक में यह छपी है। संयुक्तांक है अप्रैल जुलाई 2020 के। तो ये कहानी इमा जो चीजें हैं वो हम सीधे वह समीक्षा के यहाँ जो उन्हें पढ़े का आदेश है उसका कहे का आदेश है, तो वही का हम जो उन्हें सीधे आप लोगों ने सामने रखित है। अवधि कहानी के कई चीज है और पर जो है यह हिंदी में समीक्षा पूरी लिखी है, हिंदी पत्रिका में छपी है। तो इका हम पढ़ देते है पूरा, आप सुन लो। बीच बीच में यहाँ कोनो बात हो तो अवधियों में यहाँ बातचीत करत रहा। बाकी समीक्षा तो मूलतः हिंदी में लिखी गई है। तो इका एक पाठ है तो उका हम पढ़ देता है। अवधि काव्य से लगभग संपूर्ण साहित्य जगत अवगत है। दुनिया के श्रेष्ठतम साहित्य क्लासिक में अवधि के काव्य ग्रंथ पद्मावत और रामचरित मानस अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन जब हम अवधि गद्य की बात करते हैं तो अवधि के तमाम विद्वान लेखक हमें निराश करते हैं और यह कहकर अपना बचाव करते दिखाई देते हैं कि अवधि भाषा सिर्फ काव्य के लिए ही अनुकूलित है, इसमें गद्य नहीं लिखा जा सकता। यह बात सिर्फ अपनी गलती को छिपाने के लिए कही जा सकती है, जबकि सच इससे इतर है। यदि हम सिर्फ गद्य में कहानी की ही बात करें तो देखते हैं कि अवधि में कथा की परंपरा बहुत पुरानी है। तो
देखते हैं कि अवधि में कथा की परंपरा बहुत पुरानी है। लगभग काव्य के साथ साथ ही उसका विकास हुआ है। कथा कहानी किताब के प्राकथन में हिंदी के वरिष्ठ विद्वान विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं कि अवधि का गद्य प्रसिद्ध नहीं है, किंतु है वह भी प्राचीन। 12वीं शताब्दी की कृति उक्ति व्यक्ति प्रकरण में प्राचीन अवधि की बोलचाल की भाषा के रूप में मिलते हैं। बोली के रूप में अवधि गद्य का दो टूकपन और भावाभिव्यक्ति जग जाहिर है। लोक जीवन में अवधि का वार्ता साहित्य कथा कहानी के रूप में भरपूर है। लोक भाषाओं की प्राचीनता परंपरा सदैव वाचिक रूप में ही रही है। हम देखते हैं कि अवधि का कथा साहित्य जितना पुराना है उतना ही विपुल भी। अवधि की काव्य परंपरा में यदि देखें तो यह खास बात भी दिखाई देती है, वह है काव्य का कथा रूप। अवध की लोक संस्कृति में भी कथा का अनुष्ठानिक परिदृश्य भी बहुत पुराना और व्यापक दिखाई देता है। जैसे करवा चौथ, सकट चतुर्थी, भैया दूज, हरछठ, दिया चिरैया, गौरहरी आदि अनुष्ठानों के मौके पर स्त्रियों द्वारा 5-7 कथा कहने की परंपरा आज भी बनी हुई है। इन कथाओं में स्त्री जीवन की त्रासदी और उसकी मुक्ति के लिए कामना की अरदास सुनाई पड़ती है। तो ये कहानी के माध्यम से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उन्हें दिखाई देती हैं। परंपरा का एक चित्र है जो हम कहे के कोशिश की है कि कहानी के परंपरा अपने तरीके तेरे बहुत पुरानी परंपरा हुई के बीज रूप बहुत पुराने हैं। काव्य रूप के रूप में महाकाव्य लिखे गए हैं और अब सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा देखा जाए तो वो सब कथा के ही परंपरा है। जितने महाकाव्य हैं वो सब कथात्मक तरीके से चलता है। तो कथा के परंपरा रही है। कहानी और काव्य की एक लंबी परंपरा रही है। तुम देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। उद्भट विद्वान बड़े बड़े लोग रहे, बाण भट्ट जैसे लोग, उनकी परंपरा रही। वो तो मूलतः गद्य के लेखक रहे हैं, लेकिन कवि कहे जाते हैं, महाकवि माने गए हैं। तो बहुत सारे ऐसी परंपरा है कविता और गद्य के, गद्य और कविता का बहुत अटूट रिश्ता रहा है। तो ये बात जो है समझे का चाहिए और यह बहुत जरूरी चीज है। यह भूमिका के तौर पर हम कहा चाहिए है। और इनमें जुड़े भय बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे गांव देहात में जो चित्र हैं कि कैसे कथा कहानी होती है, उनकी कहानी का कैसे अनुष्ठानिक एक प्रयोग है कि बहुत सारे लोक पर्व है जिसमें स्त्री एक दूसरे से अपनी कथा कहती हैं। उनके जो लोकगीत हैं, कुछ कथात्मक चीजें होती हैं। जैसे एक लोकगीत है सरिया, हम लोग अवध मयांचल में गावा जाता है, सोहर का ही एक रूप है वो। लेकिन उमा स्त्री जीवन के बहुत बहुत कसक और की अपनी विडंबना का लेके वो चीज सामने आवत है। वह चीज जो सामने आवत है वह एक कथात्मक है। वह अपनी स्त्री अपनी स्वयं की बहुत बहुत एक सामाजिक आत्मकथा के तौर पर उसका प्रेजेंट करता है। वो जो चीज सामने आवत है उमा कसक है, उमा बहुत सारी चीज का कहते हैं विरेचन। जो चीज जो है अपने आप न कही जा सकत का गाय के जो है लोग बहुत तरीके तरह का हल कर लेते हैं। अरस्तु प्लेटो वगैरह की जो वही तरीके की शब्दावली में होगा विरेचन कह दुख दर्द कहा जो है लोग रोई के गाय के जो है कम कर लेते हैं, दूसरे से कह लेते हैं। कहा तो कोई चीज पर दबाए रखी हो भीतर मन में, यहाँ तो की गांठ बन जाए, वो कूढ़े लगे आदमी। तो बहुत सारी चीजें वो जो है स्त्री जीवन एक दूसरे के अधीन रह के पूरा जीवन काटे वाली जो परंपरा है उते जो है एक मुक्ति के रूप में यहाँ स्त्री अपने तरीके तेरे बहुत कुछ अनगढ़ जीवन में यहाँ बहुत कुछ गढ़ी भई ऐसी चीजें सामने लावता है। वो बहुत मजबूत चीज है। यह है प्रेम का, यह लोक के अपन कथानक है, यह कविता के मूल धारा है और यह जमीन है जहां तेरे महाकाव्य निकले हैं। तो यह एक परंपरा है। कविता और कहानी लोक में यहाँ बहुत अलग चीज ना आया है। वो दोनों बहुत आपसी संबंधन से जुड़ी हुई एक साहित्यिक गरिमा है। तो कुछ चीजें और आगे हम यह समीक्षा ते पढ़ित है।
कि दूसरे अवधि गद्य में भरपूर रचनात्मकता के लिए जगह इसलिए भी है और अवधि की प्रकृति गद्य के लिए खूब अनुकूलित थी और आज तो और भी है, लेकिन जब संपूर्ण अवधि समाज आपस में रोजमर्रा की बातें गद्य में ही करता है तब उसका लिखित रूप भी काव्य की तरह खूब संभव है। अवधि में गद्य अपनी ध्वनि और वक्रोक्ति में बहुत ही शानदार और मार्मिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका प्रमाण आप कहीं समाज में 4 जनों की बदकही सुनकर पा सकते हैं। आधुनिक अवधि साहित्य का यदि हम अध्ययन करें तो अवधि के कथा साहित्य की परंपरा देख सकते हैं। यह लिखित साहित्य के रूप में रही है, जिसका इधर के कुछ दशकों में बहुत निखरा रूप भी हम देख सकते हैं, लेकिन इस तरफ हमें और सक्रिय होने की आवश्यकता है। यह किताब बहुत सारे ऐसे लोगों को चौंकाने के लिए बहुत बड़ा काम करती है जो कहते हैं कि अवधि में गद्य नहीं लिखा गया या अवधि में गद्य नहीं लिखा गया। लोग कहते हैं कि अवधि में गद्य नहीं लिखा जा सकते। बहुत सारे पुराने लोग ऐसा है जो कविता के खाली याद दिया है। ये अब समाज के अपने अपने तरीके की चीजें हैं, तो लोग कहते हैं कि ना लिखा जा सके, लेकिन ऐसा है। यह जब हम बात अपने लोगन से कह सकते हैं, भाषा बोली में यहाँ जो है बहुत सारी चीजें आपस में यहाँ बातचीत करी थे, दिन रात बातें करी थे, गपियाई थे, तो वो भाषा में यहाँ वही तरीके से काहे नहीं लिख सकी थे, तो लिखा जा सकता। तो लिखा गया है, बहुत पुरानी किताबें हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी के किताब है, उमा अवधि के व्याकरण है। तो बहुत मजे के चीज है कि लिखा जाता है, लिखा जा सकता है। तो ये किताब के अब मैं कहानी के बारे में यहाँ कुछ चीजें बताई थे और पढ़ी थे के बैकग्राउंड के रूप में है, जो एक है समीक्षात्मक तरीके से। अभी हाल में अवधि के महत्वपूर्ण कवि और कथाकार भारतेंदु मिश्र ने अवधि कथा साहित्य की एक किताब संपादित कर बहुत जरूरी काम किया है। उनका यह काम बहुत से लोगों को इसका नाम है कथा कहानी समकालीन अवधि कहानियां। यह किताब 2 हिस्सों में है। इसका पहला हिस्सा परंपरा का है और दूसरा समकाल का। परंपरा में 6 कहानियां हैं। श्रीमती मोहिनी छोट के चोर, बलभद्र दीक्षित पढ़ीस की चमार भाई और बंशीधर शुक्ल की कहानी गांव की जिंदगी, रमई काका का रेडियो रूपक जगराना बुआ, लक्ष्मण प्रसाद मित्र का रेडियो रूपक है सुनीता और त्रिलोचन शास्त्री की मशहूर कहानी देशकाल। ये परंपरा वाले खंड में है। मोहिनी जी द्वारा लिखित कहानी को विद्वानों ने अवधि की पहली आधुनिक कहानी माना है। इस पुस्तक में भी भारतेंदु मिश्र ने कहा है कि यह कहानी 1915 में कन्या मनोरंजन संपादक ओमकार नाथ वाजपेयी में प्रकाशित हुई थी और इस कहानी की लेखिका के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। छोट के चोर कहानी बाल सुलभ निश्चल लोकादर्श की कहानी है। इसे पढ़ते हुए अनुष्ठानिक कहानियों की बरबस याद आ जाती है, लेकिन यह कहानी जिस दौर की है उसमें स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य अपनी केंद्रीय प्रवृत्ति में उभर कर आते हैं। त्याग, बलिदान और प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा का इतना कोमल और निर्णायक दुर्लभ रूप यहां दिखाई पड़ता है। यह कहानी अपनी भाषा में कथ्य के साथ शिल्प का जो अनुकूलन रचती है वह बहुत ही सुखद है। संवाद दर्शाता है जैसे कि लोक कथाओं में दिखाई देता है। यह कहानी वास्तव में ऐतिहासिक है। यह सबसे पुरानी कहानी है, जिसे भारतेंदु मिश्र ने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि यह अवधि की पहली कहानी है। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है मोहिनी जी की। अवधि साहित्य में ठीक से समय संगत आधुनिकता की प्रवृत्तियां बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस के साहित्य में दिखाई पड़ती हैं। पढ़ीस जी के साहित्य को पढ़ते हुए एक बात मुझे परेशान करती है कि उन्होंने अवधि में गद्य क्यों नहीं लिखा। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं। पढ़ीस जी ने रेडियो में काम किया। अवधि में वे अपनी प्रस्तुति देते थे। किसान मजदूरों और महिलाओं के लिए कार्यक्रम होते थे। उन्होंने गद्य में लिखा है, लेकिन खड़ी बोली हिंदी में लामज़हब
उनकी महत्वपूर्ण कहानियों का संग्रह है, 1938 में प्रकाशित है किताब। लेकिन अवधी का गद्य उनके यहाँ नदारत है। हो सकता है कि उन्होंने अवधी में गद्य लिखा हो जो अप्रकाशित रह गया हो। उनके सुपुत्र स्वर्गीय पुतान जी से मेरी एक मुलाकात है जिसमें उन्होंने कहा था कि कक्कू का बहुत साहित्य अप्रकाशित रह गया। काश उनसे यह सवाल पूछा होता। खैर, उनकी कहानियां और दूसरी तरह की गद्य विधाओं में अवधी गद्य की झलक मिलती है। भारतेंदु मिश्र ने पढ़ीस जी के स्केच चमार भाई को अवधी गद्य में बहुतायत प्रयोग को देखते हुए इसे किताब में अवधी गद्य का इसमें बहुतायत प्रयोग है, इस किताब में इसे शामिल किया है। यह कहानी अपने समय और सवालों के अनुकूल अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवजागरण कालीन साहित्य के धीर गंभीर अध्येता डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह जब अछूत शीर्षक से राष्ट्रवाद युगीन 1920 से 1940 दलित साहित्य की कहानियां संकलित कर रहे थे तो पढ़ीस जी की इस कहानी को अपनी किताब में उन्होंने शामिल किया था। अछूत हिंदी साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पढ़ीस के बाद अवधी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण नाम बंशीधर शुक्ल का है। बंशीधर शुक्ल ने 1947 में बेदखली नामक कहानी लिखी थी। शुक्ल जी ने अवधी में कई कहानियां लिखी हैं। भारतेंदु मिश्र ने इस संकलन में उनकी एक कहानी गांव की जिंदगी को शामिल किया है। यह कहानी ग्रामीण जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं का एक यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है। किसानी जीवन, आपसी झगड़ा और शासन की विकृति को यह कहानी बखूबी बयान करती है। कथा कहानी संकलन में दो रूपक भी इस परंपरा खंड में हैं। एक रमई काका का जगराना बुआ और लक्ष्मण प्रसाद मित्र का सुनीता। जगराना बुआ की लोकप्रियता इस बात से ही पता चलती है कि इस प्रस्तुति की याद हर उस व्यक्ति को अब तक बनी हुई है जिसने भी इसे एक बार सुना या रेडियो के पर प्रसारित हुआ है कभी, जब काका काम करते थे आकाशवाणी लखनऊ से। इसमें हास्य की रोचकता लिए ग्रामीण परिवारों की मानसिकता और सामाजिक बुनावट को प्रस्तुत करती है। मित्र जी का रूपक सुनीता बदलते समाज की विसंगतियों और विडंबनाओं को बहुत पुरजोर तरीके से उठाता है और पाखंड खंड और परंपरा खंड के अंत में त्रिलोचन की मशहूर कहानी देशकाल संकलित है। इस कहानी में संवादों की भाषा ठेठ अवधी है जो विषय वस्तु के अनुरूप अभिव्यक्ति को प्रतिष्ठित करती है। ये उस परंपरा खंड की बात है जिसको मैंने सामान्य तरीके से एक परिचयात्मक रूप में कुछ कहने की बात की है। इन कहानियों पर स्वतंत्र रूप से लंबी समीक्षाएं लिखी जा सकती हैं और काम भी होना चाहिए इस विषयों पर। जो परंपरा खंड की कहानियां हैं अवधी की, उन पर बहुत इत्मीनान से काम होना चाहिए। तो अब दूसरे खंड की बात है, परंपरा जो समकालीन खंड है। यह बहुत महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है कि अपने समय के उन समकालीन कथाकारों को जोड़ करके जो काम किया गया है। अवधी की समकालीन कहानियों में भारतेंदु जी ने 20 कथाकारों को शामिल किया है। अवधी कथा साहित्य के नजरिए से देखें तो यह अवधी की प्रतिनिधि कहानियों का संकलन है। कथा कहानी खंड में सत्यधर शुक्ल से लेकर अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी तक अवधी की समकालीन कहानी परंपरा यहाँ देखी जा सकती है। यहाँ पहली कहानी सत्यधर शुक्ल की फुलबासा की पंचायत संकलित है। यह कहानी गांव के जनजीवन में व्याप्त सामाजिक संबंधों के भीतर ताने बाने के बीच बच्चों के झगड़े और आपसी प्रेम के मनोव्यवहार को दर्शाती है, जिसे लेखक ने बहुत साधारण ढंग से प्रस्तुत किया है। दूसरी कहानी जय सिंह व्यथित की बड़की माई है। यह कहानी भी ग्रामीण मन और उसकी विसंगतियों को बड़की माई पात्र के इर्द गिर्द रचती है। इन कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि बनावटी चमकदार कलात्मकता कहीं ठहर नहीं पाती। एक देशज, एक खाटीपन इनमें इन कहानियों में है और यही उस भाषा की सबसे बड़ी सहजता है वो इस कहानियों में।
प्रसिद्ध कथाकार शिवमूर्ति की मशहूर कहानी तिरिया चरित्र अवधि की कथा परंपरा का स्थापित बिंदु है। वैसे भी हिंदी पाठ में यह कहानी बहुपठित और खूब प्रशंसित रही है, लेकिन अवधि साहित्य के नजरिए से यदि देखें तो इसमें अवधि की पुरानी वाचिक परंपरा बोलती है, साथ ही समकालीन भावबोध को बहुत गहराई से उकेरती है। अब कहानियों पर सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पर हम कुछ बातचीत करेंगे, और कुछ नए कथाकार हैं जिन पर बातचीत की जा सकती है। बहुत जरूरी चीजें हैं, जैसे विद्या बिंदु सिंह, इनका कुछ नाम है जिनकी हम बातचीत करब तो बहुत महत्वपूर्ण कथाकार कुछ हैं जिनकी कहानी बहुत जो है अवधि साहित्य का, अवधि गद्य साहित्य का आगे बढ़ावे के काम करती हैं, तो जिनसे कुछ सीखा जाए। बहुत सारे नए कथाकार हैं, बहुत सारे नए जो ऐसे लोग हैं जिनते कबो समझे माँ लिखे माँ कोनो चीज के गलती भय वो सीख सकते हैं इन चीजन से, दूसरन की कहानी से पढ़े, समाज और जो है जीवन बहुत सारी सीखे और सिखाए तेरे चलता है, या दूसरे तेरे सब सीखत हैं। तो अवधि के महत्वपूर्ण विदुषी विद्या बिंदु सिंह की कहानी लट्टू गोपाल स्त्री अस्मिता के बरक्ष पुरुष के छद्मपूर्ण व्यवहार को व्याख्यायित करती है। पुंसवाद की जड़ता को अवधि की लोक व्यवहार शैली में यह कहानी बहुत सहजता से अभिव्यक्त करती है। अवधि की लोक कथा परंपरा में स्त्रियों के दुख दर्द का यह आख्यान हमारे समाज की स्थिति बयान करते हैं, उसी के बोध को यह कहानी और प्रमाणित करती है। बहुत शानदार कहानी है ये विद्या बिंदु सिंह की, बहुत व्यवस्थित तरीके से संवेदनशील जगहों की एक पहचान करती हुई, उन पर अपनी टिप्पणी करती हुई, उस पर एक संवाद करती हुई कहानी। इस संकलन में इन कहानियों के अतिरिक्त बहु हो तो अस, मोहम्मद अखलाक, बाबाजी राम बहादुर मिश्र, असली मनसा सुरेश प्रकाश शुक्ल, श्रवण के जुबानी विनय दास, डिप्टी साहेब ओम प्रकाश जयंत, त्रिवेणी केर बहुरिया सूर्य प्रसाद निसहर, मुदरी बिटिया चंद्र प्रकाश पांडे, मुआवजा ज्ञानवती दीक्षित, दाखिल खारिज भारतेंदु मिश्र, जमीन क्या टुकड़ा रश्मिशील, मरजाद सुनील कुमार वाजपेयी, बिटिया कृष्णमणि चतुर्वेदी, पियास गंगा प्रसाद शर्मा गुणशेखर, दांव अजय प्रधान, ओझा काका सचिन पांडे नीरज, लल्ला न आवा अंजू त्रिपाठी, मातृभाषा अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, और बाल कहानियों में खंडहर के वहीपार आद्या प्रसाद सिंह, प्रदीप घुमंतु, अशोक अज्ञानी की कहानियां संकलित हैं। ये आधुनिक कहानियों का एक बिंब है जिसकी बातचीत है कुछ, और हम जल्दी से देखते हैं यही पाठ ही करते हुए इन समकालीन कहानियों को समग्रता में यदि देखें, ध्यान से पढ़ें तो कहना पड़ेगा कि अवधि की कविता आज जहां प्रतिष्ठित है वहां तक पहुंचने में अभी कहानी को वक्त लगेगा। हालांकि कुछ कथाकारों में वैसी ऊंचाई दिखाई देती है। अवधि की एक खासियत यह भी है कि रचनाकार अपनी कुंठा और जड़ता को छुपा नहीं पाता। अपनी मूल भाषा में लिखते हुए अपनी वैचारिक और सामाजिक समझ को बहुत खुले तौर पर लिख जाता है। भाषा में मुहावरे और कहावतें रचनाकार की संवेदनात्मक जमीन को स्पष्ट कर देते हैं। इस नजरिए से देखें तो मोहम्मद अखलाक की कहानी बहु हो तो अस अच्छी कहानी है। सहजता और पश्चाताप, लोक सम्मत, नैतिकता का आदर्श कहीं से बनावटी नहीं जान पड़ता। भाषा में एक ऐसी स्वाभाविक संवेदना मन मोह लेती है। वहीं राम बहादुर मिश्र की कहानी बाबाजी कथ्य और शिल्प दोनों में सामंती विकृति की शिकार कुंठा से घिरी हुई दिखाई देती है। कहानी में कैरेक्टर अपने अनुकूल भाषा बोले जिसमें कुंठा और समय की जड़ विकृतियां बढ़ चढ़ कर बोल रही हों तो लेखक अपना बचाव कर सकता है, लेकिन जब नैरेटर की भाषा कुंठा और जड़ता के वशीभूत कर्तव्य दिखाने लगे तो लेखक कैसे सफाई दे पाएगा।
ऐसी कहानियां समाज को कुछ नहीं दे सकती, बजाय अश्लीलता और मूर्खता के जो पुंसवाद और सामंती धूर्तता का बाजार भर रहे हैं। ऐसी कहानियों से लेखकों को बचना है, अवधी कथाकारों को बचना है। ऐसी कहानियां ना आने पाए, और आए तो मतलब एक संवेदनशीलता के तहत आए। वो चीजें आप देखिएगा कहानी में, कहानी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण विधा है। सुरेश प्रकाश शुक्ल की कहानी असली मंशा समाज के संकुचित स्वार्थ संबंधों के बारे में व्यथित मन की कथा कहती है, तो विनय दास की कहानी श्रवण के जुमानी बदलते गांव की विकृतियों का बयान करती है। सहजता और सरलता में इन कहानियों को अच्छी कहा जा सकता है, लेकिन इन कहानियों में वैसी स्मरणशीलता नहीं जैसी अवधी की लोक कथाओं में होती है, और वैसी ऊंचाई भी नहीं जैसी हिंदी कहानियों में दिखाई देती है। फिर भी इन कहानियों ने अवधी के अच्छे गद्य को विकसित करने का काम किया है, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। इस तरह की एक कहानी ओम प्रकाश जयंत की है, डिप्टी साहब, जिसमें स्कूल का हेडमास्टर डिप्टी साहब के स्कूल आने की सूचना पर स्कूल एक दिन के लिए व्यवस्थित रूप से संचालित करने का नाटक करता है। स्कूल निरीक्षण की सूचना मिलते ही लापरवाह और सुविधाभोगी अध्यापकों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। उसी का वर्णन इस कहानी में बहुत सरलता से किया गया है। तो कहानी का कुछ आगे की कहानी त्रिवेणी केर बहुरिया, सूर्य प्रसाद शर्मा निशहर की कहानी भ्रष्टाचार और धांधली की घटना पर आधारित है। यह समाज और शैली का एक घटना यह सहज कथा शैली की एक घटनात्मक कहानी है। कोई बड़ा उद्देश्य या समस्या को यह कहानी नहीं छूती। चंद्र प्रकाश पांडे की एक अच्छी कहानी इस संकलन में है, मुंदरी बिटिया। यह कहानी अवधी की अब तक विश्लेषणों में अलग है। यह कहानी घटना के रोमांच से इतर समस्या और उद्देश्य को केंद्र में रखकर प्रगतिशील बदलावों का समर्थन करती है। कथाकार गांव में धसी विसंगतियों और विडंबनाओं के विरुद्ध एक सार्थक और समर्थ पहल करती कक्षा 12 की एक किसान बालिका को नायिका के रूप में प्रस्तुत करता है। ज्ञानवती दीक्षित की कहानी मुआवजा। ज्ञानवती दीक्षित की कहानी मुआवजा एक खास विकृत मानसिकता की उपज है। इसकी भाषा संक्रमित होकर अपना संपूर्ण वर्गबोध लिए हुए है। इस कहानी में दलितों से पीड़ित सवर्णों की दयनीय दशा को दर्शाया गया है। यहाँ यह बताया गया है कि प्रदेश में दलितों की सरकार बन गई है, जिसने सवर्णों से पीड़ित दलितों को सरकार मुआवजा देती है। इसीलिए दलित सवर्णों के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवाकर खूब पैसा कमा रहे हैं, और बेचारे भोले भाले सवर्णों के घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। उनके घरों में के संस्कारवान बेटे जेलों में सड़ रहे हैं। कुल मिलाकर ज्ञानवती जी दलित विमर्श के खिलाफ एक जोरदार सवर्ण विमर्श खड़ा करना चाहती हैं। सचमुच ऐसे संकुचित ज्ञानियों ने ही अवधि का बेड़ा गर्क कर रखा है। इस किताब के संकलनकर्ता भारतेंदु मिश्र की भी एक कहानी संकलन में है, दाखिल खारिज। भारतेंदु जी अपनी जमात में ही नहीं, आधुनिक अवधि गद्य के सबसे टिकाऊ और प्रेरणापरक व्यक्तित्व हैं। उन्होंने आधुनिक अवधि गद्य की गाड़ी को सचमुच जनपथ पर लाने का काम किया। भारतेंदु जी अपनी जमात के सबसे समझदार और संवेदनशील अवधियां हैं। उनकी यह कहानी पढ़ते हुए यह बात पुनः प्रमाणित होती है। यह कहानी अवधि की लोक कथा परंपरा के तत्वों को अपने भीतर संजोए हुए है, साथ ही आज के प्रासंगिक सवालों को बहुत संवेदनात्मक स्वर देती है। मर्जाद सुनील कुमार वाजपेयी की कहानी है, साफ सुथरी और संवेदनशील। इस कहानी को पढ़ने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि यदि इस कहानी को बाबा जी वाले कथाकार लिखते तो मुआवजा वाली लेखिका। इस कहानी को पढ़ने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि यदि इस कहानी को बाबा जी वाले कथाकार लिखते या मुआवजा वाली लेखिका।
एक भरे पूरे परिवार की स्त्री 40 बरस की उम्र में किसी दूसरे पुरुष के प्रेम जाल में फंसकर शादी कर ले और फिर बरामद के बाद ग्लानि में घुटती हुई आत्महत्या कर ले। मैं देर तक सोचता रहा कि इस ग्लानि को सामाजिक मर्यादा की हकीकत से एक सधी भाषा में बिना बर्बर पुरुषत्व के उबाल मारे एक अवधिया बिना कुंठा के लिख दे रहा है, तो इसे मैं अवधि कहानी के इतिहास की घटना मानता हूं। हालांकि यह कहानी स्त्री विमर्श की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, फिर भी लोकवादी नजरिए से श्रेष्ठ कही जा सकती है। मैं एक समीक्षक के नजरिए इस कहानी की तारीफ करता हूं। रश्मिशील अवधि गद्य का महत्वपूर्ण नाम है। उनकी कहानी जमीन प्यार टुकड़ा लोकवादी विन्यास की बहुत अच्छी कहानी है। यह एक बूढ़ी मुस्लिम स्त्री की सेवा करता हिंदू युवक इस कहानी की जीवटता को एक हिंदू युवक इस कहानी की जीवटता को प्रतिष्ठित करता है, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम का धार्मिक समन्वय की कोई कीरत गाथा नहीं, बल्कि उसके प्रमाणित रूप निश्चल ग्रामीण हृदय की प्रतिष्ठा हुई है। रश्मिशील की यह कहानी आधुनिक अवधि की बेहतरीन कहानी है। लोकवादी नजरिए से सहज स्त्री विमर्श की एक अच्छी कहानी कृष्णमणि चतुर्वेदी की है बिटिया। इस कहानी में पुरुष सत्तात्मक समाज में बेटे और बेटियों के बीच जो अभिभावकीय दुभात दिखाई देती है, उसी की बहुत संवेदनशील परिणत इस कहानी में हुई है। बेटियों के प्रति हो रहे अन्याय और असमानता के विरुद्ध यह कहानी निर्णयात्मक भूमिका में जोरदार है। ऐसी कहानियों से अवधि कहानी परंपरा को मजबूती मिलेगी। गंगा प्रसाद शर्मा गुणशेखर प्रतिभा संपन्न लेखक हैं। संवेदनशीलता की शानदार मिसाल है उनकी अवधि कहानी पियास। जातीय अस्मिता और वर्गीय धारणा के छटपटाते संघर्ष और संवेदना की जिन आंखों से गुणशेखर जी देख आए हैं, वह अवधि कथा साहित्य की निधि है। कहानी की ठेठ अवधि और शानदार शिल्प इससे पहले शायद ही कहीं दिखे। गुणशेखर जी अवधि में इस तरह यदि और लेखन करें तो अवधि साहित्य का इतिहास उनका एहसानमंद रहेगा। दांव अजय प्रधान की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से राजनीतिक वर्चस्व के लिए विधायक और सांसद कैसे जाति को संगठित कर और अपने लाभ के लिए अस्मिता बोध की तिकड़मी चाल चलते हैं, नाटकीय तरीके से प्रस्तुत की गई है। यह कहानी नाटकीय शिल्प से अच्छी है। ओझा काका सचिन पांडे का रेखाचित्र है भी इस संग्रह में संकलित है, जो बहुत साधारण ढंग का है। स्वार्थी होते समाज की व्यथा और संवेदनशील चित्रण करती कहानी लल्ला ना आवा मंजू त्रिपाठी की अच्छी कहानी है। इस कहानी में तमाम विपन्नताएं झेलते और विकट संघर्ष में जीवन जीते हुए अपने बेटे को पालती गांव की मां और पढ़ लिख कर बाहर निकल पड़े बेटे के बीच संबंधों और जरूरी कर्तव्यों की अवहेलना करते निहायत स्वार्थी होते समाज की खाई को यहां दर्शाया गया है। एक और कहानी इस संकलन में है, मातृभाषा। इसमें इसके लेखक समकालीन अवधि आंदोलन के कर्मठ, ईमानदार और प्रगतिशील विद्वान अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी हैं। इन्होंने समकालीन अवधि की चेतना में जान फूंकी है। इनकी एक कहानी भाषा की कुंठित राजनीति को बेनकाब करती है। मातृभाषा के ऊपर चालाक लोग जो आवरण चढ़ाए दंभ से लबरेज शिष्टता का परचम फहराते घूमते हैं, उन्हें वाजिब तमीज सिखाती है यह कहानी। इस संकलन में खंडहर के वहीपार आद्या प्रसाद प्रदीप और घुमंतु अशोक अज्ञानी की बाल कहानियां भी संकलित हैं। इसमें पूरे सौष्ठव में यह अवधि कहानी का नायाब संकलन है। हालांकि इस संकलन में कुछ कहानियां निहायत खराब और कमजोर हैं, लेकिन उन्हें इस संकलन में जगह देना मैं गलत नहीं मानता।
क्योंकि जब प्रतिनिधि साहित्य की बात हो रही हो तो उन्हें जगह देनी ही चाहिए जिनके नामों पर बहुत ढिढोरा अवधि में बचता रहा है। समय अपने आवश्यकता अनुसार सबका आकलन कर ही लेगा, यह भी लगभग सच्चाई ही है। अभी इस पर भरोसा मुझे है। अवधि गद्य के लग्नशील लेखक और संपादक भारतेंदु जी का इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए मैं अपनी ओर से उन्हें आभार प्रकट करता हूं जो उन्होंने यह काम किया है। यह अवधि संकलन का काम करना और इस तरीके से अवधि कहानियों का मतलब गद्य भी, कविता छपवाना तो एक मुश्किल का काम है, उस पर कुछ काम करना, लेकिन गद्य, अवधि का गद्य प्रकाशित करवाना यह भारतेंदु जी जैसा जीवट व्यक्तित्व ही संभव कर सकते हैं। उनके उपन्यास प्रकाशित हैं और कहानियां और दूसरे बहुत इस तरीके के संकलन काम कर रहे हैं। मैं इस संकलन से बहुत अवधि की परंपरा को समृद्ध मानता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें इस काम के लिए, इस लग्नशीलता के लिए उन्हें सलाम। तो ये कुछ कहानी के बारे में कुछ समीक्षात्मक बात रहा है जो परिंदे में छपा रहा है, तो दद्दा कहीं कोई का एक रखा जाए कि कुछ समीक्षा हो कि, तो वही कहा जो है हम अपन जो है काम कर दिन जो करे कर रहा है। और दद्दा के कुछ गुजारिश रहा है कि हाँ वो तो कहते हैं भारतेंदु दद्दा की कुछ कविता हो, तो अवधि के कुछ एक दो कविता जो है हम आपको यहाँ सुनाई देते है। आज शिक्षक दिवस है तो कुछ जुड़ी भई वह तरीके के कुछ पद हैं अवधि के सीरीज में, वह तेरे कुछ सुनाई था है। शायद पिछले शिक्षक दिवस का लिखा भा है। गुरुवर कैसे बदली ढांचा, दसों दिशा में आग लगी है राघव चेतन बाचा, गुरुवर कैसे बदली ढांचा। ये वही समय का है जब एक फिल्म आई रहा है संजय लीला भंसाली के वो पद्मावत, जब वही पर चर्चा चल रही है, उसका विरोध चल रहा है, तो वह एक बीच बीच के पे बात है। गुरुवर कैसे बदली ढांचा, दसों दिशा में आग लगी है राघव चेतन बाचा, खिलजी ते मिल नाथू ललवा राज रहा है सांचा, गुरुवर कैसे बदली ढांचा। भरे चिलम जौहर की आगी दम मारत है गांजा, और जूझ मरे फिर गोरा बादल हंसी हंसी बाजे बाजा, जूझ मरे फिर गोरा बादल हंसी हंसी बाजे बाजा। इनमें कुछ पद्मावत के चरित्रन के नाम आवत हैं। गुरुवर कैसे बदली ढांचा, दसों दिशा में आग लगी है राघव चेतन बाचा, खिलजी ते मिल नाथू ललवा राज रहा है सांचा, भरे चिलम जौहर की आगी दम मारत है गांजा, और जूझ मरे फिर गोरा बादल हंस हंस बाजे बाजा, कहूं गोधरा कहूं मुजफ्फर कासगंज फिर ताजा, कहूं गोधरा कहूं मुजफ्फर कासगंज फिर ताजा, अमरीकी देवतन की गोदी चढ़ चढ़ ख्याल राजा, और गति छोड़े गंग पुछुम्ब बहाय सत उल्टे नए निवाजा, गगन दुमदुभी बजय हिंद माँ बढ़ी अनीत समाजा, गांधी के बानर सब रोवे मरिगे जुम्मन चाचा, मचा तांडव जल्लादन का अंध भगत कै नाचा, सत्य अहिंसा बिकय बजारन जनपद ख्वादय खांचा, यह विकास हत्यारा गुरुवर कैसे बदली ढांचा, गुरुवर कैसे बदली ढांचा। तो इसी गुरु परंपरा में एक और कविता मैं आपको सुनाता हूं। ये गुरु रैदास पर कविता है, एक छंद है, पद है वही। मन चंगा तो कठौतिम गंगा,
झुट्ठन के अंबार लगे हैं लंपट नाचे लंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, झुट्ठन के अंबार लगे हैं लंपट नाचे नंगा। धर्म धुरी व्यापार सिरोही दन दन दागे दंगा। धर्म धुरी व्यापार सिरोही दन दन दागे दंगा। और करिया कुलुफ परा कोठरी मां बहिरी बैठे छंगा। करिया कुलुफ परा कोठरी मां बहिरी बैठे छंगा। और रोज मेहरिया लाठिन मारे ठाकुर बड़े दबंगा। दखिन हारे ते इसक लड़ावे कुकुर चढ़े अनंगा। चंदन छोपे इंगुर पोते पंडित इनके रंगा। और हाथ देख परलोक बतावे, हाथ देख परलोक बतावे पुनर्जन्म गतिबंगा। और रति मधुमास बरोठे पहुड़े बदमासंते पंगा। होय बेगार ताक धंधा पर भुकुरति बजय मृदंगा। मनमा मैल पुसाक सफेदी, मनमा मैल पुसाक सफेदी नीके भले अड़ंगा। और कबीर रैदास याद फिर आए भरे कठौती गंगा। सब मन भेद लबेदन उनका, इनका मन तो चंगा। मन चंगा तो कठौती गंगा। एक और पद आपको सुनाता हूं। कपटी भूप सुराज कमाई, जो समय है उसी के संदर्भ का लिखा है, कुछ दिनों पहले एक पद है यह। कपटी भूप सुराज कमाई, जन दरिद्र राजा व्यवसायी चूकम गिरी खटाई। जन दरिद्र राजा व्यवसायी चूकम गिरी खटाई। रामदेव हैं कुटिल पतंजलि मल्टी नेशनल दाई। जन दरिद्र राजा व्यवसायी चूकम गिरी खटाई। भूखे भजन गरीबिम योगा न्यू एजेंट कसाई। जीएसटी की पहिर से मेखला छाती मूंग दराई। एफडीआई मिली छूट मां नोट बंद हर जाई। न्योता बटा विदेशन मैहा ट्रंप पुतिन भैसाई। बिना बुलाए राउर पहुंचे धिया नवाज सगाई। 4 बरस से प्रसव पीड़िता हैं विकास के माई। बेरोजगार पंजीरी औटे जय जय हिंदू भाई। हांजू हांजू करे चौधरी टीबी सभा सजाई। और वैद वैद की बड़ी पुरानी पांव का घाव कपार सिकाई। रोवें भारत खपड़ी पकड़े, रोवें भारत खोपड़ी पकड़े। कपटी भूप सुराज कमाई, कपटी भूप सुराज कमाई। तो दत्ता समय होता है बंद की जाए और इजाजत दो तो एक आध पद और पढ़ देगी। एक रमई का पद रहा है उसका सुनाई देता है, यह सुनाई के बंद करीता है। घंटा भर टाइम हो रहा है। काका कितने धोखा खाई, काका कितने धोखा खाई। तुम धोखा हंसी हंसी के कही गयो हम चौगिरदा पाई। तुम धोखा हंसी हंसी के कही गयो हम चौगिरदा पाई। लगी बाजारे बेईमानन की कहाँ ईमान बचाई। और जही खेतवा बद लाठी खायो वही का चरी गए गाई। जय खेतवा बद लाठी खायो वही का चरी है गाई। गौरक्षक दिन भर हड़कावे घूमे बने कसाई। गौरक्षक दिन भर हड़कावे घूमे बने कसाई। और रन ख्यातन की तपी जिंदगी कौन लूट ले जाई। और बही लोहा संखून पसीना सोनो चमक दिखाई। बही लोहा संखून पसीना सोनो चमक दिखाई। और लोभी ताड़ बड़े भौकाली आंबे हनक बजाई। और जौन बहुरिया मड़नी माड़ी भूखेन भुकुरे भाई। जो कविता अन्याय बखानी वह सम्मान सुजाई। जो कविता अन्याय बखानी वह सम्मान सजाई। और सरिता जो चौमासे डाही सूखी फसल नसाई। सरिता जो चौमासे डाही सूखी फसल नसाई।
और प्रभुता तजे मनुजता बैठी झूठी छवि चमकाई, रमई काका हेरी बताओ कितने धोखा खाई, काका कितने धोखा खाई। तो ये कुछ कवितन के कुछ पदन के हम पाठ के दिन और जौन है समीक्षा पे जौन कुछ जुड़ा बना तही पे जौन है हम अपनी बात रखे कोशिश की है, और जौन प्रकाशित रहा है वो के एक तरीके से पाठ हुईगा और दत्ता यो अवसर पे उपलब्ध कराई बड़ी आत्मीयता से। तो उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और ये पेज से ये समूह से जो चिड़ैया समूह से जुड़े वाले सारे लोगन का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।